नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिर से नारी चली गई। नीति निर्धारक क्यों ऐसा हुआ, जिसमें वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। हम तो यही कह रहे थे, दे दो न्याय, अगर दो आधा, इसमें भी कोई बाधा हो तो 33% अभी कम से कम उससे तो शुरुआत करते। लेकिन नादान आईने को क्या खबर थी, एक चेहरा चेहरे के अंदर भी होता है। भारत सरकार ने, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया था, बेटी बचाओ। एक समय पर यह बहुत बड़ा प्रश्न था, हमने भ्रूण हत्या से बाहर आना था, बेटी बचाओ हमारी जरूरत थी। बेटी बचाओ के बाद आए हम बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जब बेटी पढ़ी होती है, हम सब मानते हैं, जब हम किसी एक बेटी को पढ़ाते हैं, एक बेटी को नहीं, एक परिवार को, एक पूरे राष्ट्र को हम पढ़ाते हैं। इसलिए बेटी पढ़ाओ आ गया, बेटी बच भी गई, बेटी पढ़ भी गई। अब क्या था, उस बेटी को बढ़ाने की बात थी। हम सब साक्षी हैं, हमने दिल्ली को देखा है, दिल्ली में रहते हैं। जिस समय दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, उस समय ये सोचा गया कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला को बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह से संसद, कई बार बहुत अजीब स्थिति लगती है जब हम सीधा प्रसारण देखते हैं, कितना बहस का क्या स्तर है। विपक्ष, जिस विपक्ष को कहते हैं लोकतंत्र के विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या स्तर हो गया है। तो मेरे जैसे शिक्षिका तो सोचने लगी कि अब ये अधिनियम जो आ रहा है, इससे महिलाओं का संसद में प्रतिशत बढ़ेगा। केवल प्रतिशत ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि मैं तो आज अपने विद्यार्थियों में बात कर रही थी कि हमने कितनी उम्मीद लगाई थी, और 17 तारीख को जिस लोकतंत्र में कभी देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति मुर्मू जी के आने से, सोचिए झारखंड की कोई महिला संसद तक आती है, कितना मान सम्मान बढ़ता है स्त्री का। लगा था कि ये जो 16, 17, 18 3 दिन होंगे, भारत के इतिहास में नारी शक्ति का इतिहास बनेगा। लेकिन सचमुच जब वो घटना 17 तारीख को नहीं घटनी चाहिए थी, हो सकता है कमियां भी रहती हैं, कोई चीज आती है, कमियां भी होती है, खूबी भी होती है। एक बार अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता, इम्प्लीमेंट होने के बाद धीरे धीरे हम इस बारे में कई तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं कर सकते थे। लेकिन मुझे लगा अभी तो सिर्फ 33% की बात है। इस देश में जिस तरह से नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, चाहे मैनेजमेंट हो, घर से लेकर संसद तक, हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, शिक्षा हो, अर्थ जगत हो, जिस तरह नारी शक्ति बढ़ रही है, मुझ जैसी महिला तो सोच रही थी कि यहाँ कुछ कंजूसी होगी। 33% ही क्यों, 50% होना चाहिए, लेकिन ये तो 33% ही नहीं सहन हो पाए। हमें खुले दिल से इसको स्वीकार करते हुए इसको लागू करना चाहिए था। वो नारी जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीती है। क्यों? मैं मानती हूं कि भारत में स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं, दोनों ने मिलकर समाज, राष्ट्र को चलाना होता है। लेकिन क्या करें, ईश्वर ने जो खूबियां नारी को दी हैं, वो पुरुषों को नहीं दी। जिस तरह से नारी श्रद्धा, विश्वास, उसकी मूर्ति मानी गई है, प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी जब नारी के हाथ में कोई कुछ भी आता है, उसके हाथ में घर आ जाए, घर का मैनेजमेंट करके दिखाती है। हमेशा हमें एक महिला कॉलेज को का प्रतिनिधित्व करती हूँ, केर गांव में वो स्थित है, और वहां आके वो लड़कियां मुझसे कह रही हैं कि मैम ऐसा क्यों, हमेशा हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। एक ऐसी पहल आई, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर कुछ ऐसी नीति होती है जो सबको लाभ देती है। तो ये ऐसी एक मतलब अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मुझे लगता है इससे सभी उत्साहित थे। सभी जो महिलाएं जो थी, उन्हें नहीं पता, उन्हें आगामी चुनाव आते हैं जाते हैं, उन्हें किसे वोट करना है, बट वो इस प्रतिशत से कि हाँ कितना आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, उससे ही वो लोग बहुत खुश थे। तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने उससे एक दिन पहले ही एक टीवी डिबेट में ही कहा था कि इसका विरोध, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इसका किस वजह से विरोध किया जा रहा है। जब उसके वजह में भी जाते हैं
मैं तो विज्ञान के क्षेत्र से आती हूँ, पर फिर भी अगर छोटी सी बात करते हैं तो अगर वजह में भी जाते हैं, उन वजहों को उसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से जाना के विचार कर सकते थे। पर एकदम से दरकिरार कर देना, थपथपी बजाना, मतलब समझ नहीं आया। और मैं मतलब बिलीव करिए, वो लड़कियां मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं और मैं फिर उन सभी परिसीमन अधिनियम जैसे उन सभी जो मापदंड है उनको देख रही हूँ, समझ रही हूँ और फिर सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, एक क्षेत्र में कह सकते हैं कि शिक्षा जो है अधिक होगी, पॉपुलेशन की बात हो सकती है, तो वहां वोटिंग परसेंटेज में वोट का काउंट पर वोट काउंट में कुछ बात सोच सकते थे, लेकिन किसी ने सोचा तो सही। हमें पर्टिकुलर एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं पसंद, बट किसी ने टॉयलेट्स के बारे में सोचा तो सही। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए बहुत मुश्किल आती थी, और उस क्षेत्र से बाहर निकल के राजधानी में आके पढ़ना, पढ़ाना और लीडरशिप में आना, इसका मतलब कोई ऐसी नीति होगी। एक एकदम ही सामान्य परिवार से आके तो कुछ ऐसे नीति निर्धारक होंगे जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुंचाया है। तो ऐसी जो नीतियां हैं और इनका विरोध, मुझे नहीं पता, मतलब नहीं समझ में आता उन बच्चियों को किस तरह का क्या उन्हें जवाब दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो थपथपी बजा रहे थे, उन जो दल थे उसमें से भी, वहां भी जो महिलाएं होंगी, मुझे लगता है वो भी खुश नहीं होंगी। या मैं अगर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की बात करूं, यहाँ मैं ऐसे बोलूं तो अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी सिर्फ ओनली डॉटर नहीं होती और उनके अगर भाई होते, तो शायद उन्हें भी इस तरह से राजनीति में, कहते हैं ना जब बचपन में थे तो आपको क्या बनना है, तो श्री इंदिरा गांधी बनना है, ज्यादा नहीं पता होता था। तो सीधी सी बात है कि आपको एक एग्जाम्पल सेटअप करना है। अगर मैं एक गांव से उठकर यहाँ आती हूँ और कहीं पे अब मैं उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ, तो एग्जाम्पल सेटअप करना होता है। तो ठीक है, 543 से बढ़कर 850 के करीब सीटें होती, और जहां तक की कहने वाली बात है कि अभी 14%, मतलब आधी आबादी में से सिर्फ 14% एमपीज हैं, 14%, वो भी ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक घरानों से आई हुई। और ऐसे परिवेश में कुछ ऐसी महिलाओं को पुरस्कार देना, जो इतने पुरस्कार आए, मखाने के कहाँ हो रहा है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ हो रही है, या फिर इस तरह के जो ट्रेडिशनल आर्ट कहाँ हो रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, दूर दूर से ऐसी नारियों को जिन्होंने एकदम उस तरह के वस्त्रों को पहना हुआ है, उनको पद्मश्री देना, ये उदाहरण है। वो एक ए पॉलिटिकल पर्सन भी, ए पॉलिटिकल व्यक्ति भी देखता है तो उस पर असर पड़ता है। आपने 50% पॉपुलेशन को छोड़ दिया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। मुझे नहीं पता, हम सब चाहते हैं कि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, हर कोई चाहता है कि जो हो सकता है कि अभी जो अगर एमपीज जो है वो 25 से 30 लाख को प्रतिनिधित्व कर रही है, और अगर उसको 15 लाख की प्रतिनिधित्व हो सकता है कि मैं अपनी बात या अपने क्षेत्रों की बात ज्यादा अपनी बात वहां पहुंचा सकूं। मुझे शिक्षा में बहुत सारी और बदलाव हो सकता है चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर में हो सकता है सोच सकती हूँ, या और मेरी तरह और भी महिलाएं सोच सकती हैं कि ये बदलाव चाहिए। तो उस तरह की बात के बदलाव को कौन सोचेगा? तो सिर्फ दिए में तेल जलाने के लिए, दिए को खड़े रखने के लिए ही महिलाएं नहीं चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो दिया जिस प्रोग्राम के लिए जलाया जाता है, उसको मोदी जी ने कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करिए। तो उसका हम लोग को, मुझे नहीं लगता, ठीक है आप प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं, पर ऐसी नीति का विरोध मुझे तो बहुत असीमित लगता है, वो लगता है। और साथ में मतलब मैं ये भी कहूंगी कि पॉपुलेशन की बात, पॉपुलेशन में इतने इस समय से आज कितनी पॉपुलेशन, जिस वक्त का ये 543 का फिगर होगा और आज की पॉपुलेशन देखिए, तो उसके बेसिस को भी आप देखिए। तो क्या उसमें अगर रिजर्वेशन मिल रही है, जैसे रमा दीदी ने बोला 50%, हम लोग तो सोच रहे थे पहले कुछ तो मिले, तो उस कुछ के मिलने को वंचित कर देना, ये मुझे पता नहीं ये क्या सोच के कौन कैसे तय करता है।
कौन सोच और समझ देता है ऐसे पार्टी, मतलब जिन्होंने भी इसको विरोध किया। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत दुखी हैं, और जहां हम लोग रानी चेन्नम्मा, रानी अबक्का या फिर नॉर्थ ईस्ट में गोदलियू, इनकी बात हम लोग करते हैं। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, हैं, लेकिन उसके साथ साथ मध्य भारत में अहिल्याबाई होलकर भी थी, जिन्होंने 28 वर्ष का शासनकाल किया। ऐसे एग्जाम्पल्स को सिर्फ मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं पढ़ी, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई, तो जब दादी बोलती थी क्या करेगी पढ़ के, तो हम ये एग्जाम्पल देते थे। तो कहने वाली बातें, ऐसे एग्जाम्पल्स को सेटअप करना होगा, और वो आम घरों से जब आएंगी महिलाएं जिनका इसमें इंटरेस्ट होगा। फिर से नारी छली गई, नीति निर्धारक क्यों ऐसा हुआ, जिसमें वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। हम तो यही कह रहे थे, दे दो न्याय अगर दो आधा, इसमें भी कोई बाधा हो तो 33% अभी कम से कम उससे तो शुरुआत करते, बट वो भी मुझे लगता है रास नहीं आया। पर हम इसका जवाब पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मौके बहुत कम आते हैं। ऐसे मौकों को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मौका आया जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी इसका लाभ उठा सकती थी, अपने अपने प्रतिनिधित्व को वहां पे खड़ा कर सकती थी। इस मौके को उन्होंने, जिसको कहते हैं, छोड़ दिया। धन्यवाद योगिता जी। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय रमा दीदी, जो हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, आदरणीय रूबी मिश्रा जी, जो भगिनी निवेदिता कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, लगभग 3.5 साल में हम और आप कई बार मिले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी, व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति नहीं है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी मातृशक्ति की वो पीड़ा है, वो दर्द है, जो मुझे इन दोनों बहनों में दिखा है। पिछले 3 दिन से लगातार समाज में हम लोग इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कल मेरी रमा दीदी से बात हुई, आज सुबह रूबी जी से बात हुई, और जब मैंने इनके विचार सुने तो मैंने इनसे आग्रह किया कि आप लोग उस पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हो जिसे हम जेन जी कहते हैं, और वो बच्चे आपसे जो सवाल कर रहे हैं, आपको वो विषय एक बार प्रेस के माध्यम से भी रखना चाहिए। और जो पीड़ा भी रूबी जी की बात में सुनाई दी मुझे, अब क्योंकि राजनीति इनका विषय नहीं है, तो इन्होंने तो अपने साहित्यिक ढंग से अपनी कविता सुना दी, लेकिन नादान आईने को क्या खबर थी कि एक चेहरा चेहरे के अंदर भी होता है, जो हमें संसद भवन में देखने को मिला। विन विन पोजीशन थी सभी के लिए। 50% सीटें बढ़ना, हर राज्य की बढ़ना, कोई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का कोई झगड़ा नहीं, और उसमें मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व देना। लेकिन लोकतंत्र की विशेषता यह है कि आपको हर निर्णय को स्वीकार करना होता है। 2/3 बहुमत नहीं मिला, लेकिन उससे अफसोसजनक यह था कि वो जो कुटिल मुस्कान जिसका जिक्र रूबी जी या रमा दीदी कर रही थी, वो जो थपथपा रहे थे, आज जो केवल थपथपा रहे थे, उनको अपने निर्णय पर अफसोस होगा।
अर्जुन ने निर्णय किया मुझे श्री कृष्ण चाहिए। आपका निर्णय तय करता है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया वो निर्णय था जो दुशासन ने लिया था। परिणाम महाभारत का भी पता है और इसका भी होगा। और मैं दोनों मातृशक्ति को बधाई देता हूं। महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को राष्ट्र के निर्णय में सम्मिलित करने का निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री ले रहे थे, उसको जिसने रोकने का काम किया है वो इस पाप का भागीदार है। और हम सब ने प्रधानमंत्री जी को सुना है। और आज इन दोनों बहनों को सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, निर्णय रुका जरूर है लेकिन पूरा होगा। समाज की, राष्ट्र की मुख्य धाराओं में हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व हो, हमारी माताओं का प्रतिनिधित्व हो, हमारी बेटियों का प्रतिनिधित्व हो, इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। निर्णय में विलंब जरूर हुआ है, लेकिन आज इन दोनों का विश्वास देखकर मैं ये बात कह सकता हूं कि जिन जिन लोगों ने इसको रोकने का पाप किया है, उनके अपने दल में भी उनको अपनी मातृशक्ति का, अपनी महिला शक्ति का विरोध झेलना ही पड़ेगा। कितनी तपस्या करनी पड़ती है। और मुझे सौभाग्य मिला उस दिन पूरा दिन लोकसभा में इन पूरी बहस को देखने का, सुनने का। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो जो अमेंडमेंट आप कह रहे हो अभी पार्लियामेंट रोक के लाके देते हैं। 2023 में इन्हीं दलों ने समर्थन दिया था। और जिस डिलिमिटेशन की आड़ ले रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2002-3 में जब डिलिमिटेशन हुआ था, जस्टिस कुलदीप उस आयोग के अध्यक्ष थे, उसी समय ये तय किया गया था कि 2025 का डिलिमिटेशन होना ही है। वो फेज तो खत्म हो ही गया। 50 करोड़ आबादी और 150 करोड़ आबादी में जो अंतर है उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी कमजोरी, अपने विश्वासघात को महिलाओं के आड़ में छुपाने का काम जो विपक्ष ने किया, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और मैं दोनों बहनों को एक बार पुनः साधुवाद देता हूं कि आपने स्वयं आगे आकर एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधा सीधा हमारी देश की आधी आबादी से जुड़ा है, उनके प्रतिनिधित्व से जुड़ा है, अपने विचार रखे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैंने अभी कहा कि हर स्टेट का 50% बढ़ रहा था और आंकड़ों के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने पर स्टेट का नाम लेके बता दिया किसको कितना % मिल रहा है। और हम सब जानते हैं कि संसद भवन के पटल पर दी गई जानकारी रिकॉर्डेड होती है। और माननीय गृह मंत्री जी ने तमिलनाडु का भी उल्लेख किया, कर्नाटक का भी किया, बताया था कि किसको कितने % बढ़ने वाला है। तो राहुल गांधी, मैंने अभी जिक्र किया ना कि पहला निर्णय आपका तय करता है कि आपका भविष्य क्या होना है। तो राहुल गांधी जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिखा रहा है कि महाभारत में जो दुशासन का हाल हुआ था वही उनका होना है। ने 2023 में किया ना, तो 2023 में कर दिया था, तो अब करने में क्या दिक्कत है? सवाल तो उनसे पूछना। बहन जी देना चाहती हैं। देखिए ऐसा है, ऑपोजिशन कह रही है 2019 में, अरे आप सबको पता है हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। ये मौका मिला था ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन में ने तो अपने हाथ में आए, कहते हैं ना जब मुफ्त का यश मिल रहा हो, काम सरकार कर रही थी, प्रधानमंत्री जी सब चीजें स्पष्ट रूप से कह रहे थे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस दिन ये 16 तारीख को संसद में चर्चा होनी थी, मुझे कम से कम 8-10 बेटियों ने कहा कि मैडम अभी तो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं संसद में बहस सुनने जा रहे हैं। एक चमक थी उनकी आंखों में, योगिता जी, जो उनकी आंखों में चमक थी वो भारत की स्त्री का तेज नजर आ रहा था उन आंखों के बीच में। मैं आश्वस्त थी कि भारत का भविष्य सुरक्षित है। और 17 तारीख को उनमें से 3-4 बेटियां मुझे मिलती हैं और कहती हैं मैडम
ये देश में क्या हो गया। मैंने कहा चिंता मत करो, ये देश में जो हुआ उसको सुधारने का काम भी तुम ही करोगे। तो 2019 को छोड़ो ना, पीछे क्या करना चाहिए था, विपक्ष कब कर सकता, आज की तारीख में मौका हमें मिला था, तो उस मौके पर हमने इस पर काम करना चाहिए था। चलिए। और 2010 और 2023 के बीच में दोनों बिलों के बीच में तुलनात्मक रूप से आप किस तरह की दृष्टि से देखते पहले तो धन्यवाद कि आपने माना कि मैं युवाओं को ठीक ठीक थोड़ा सा दिशा निर्देश देती हूँ, प्रबुद्ध वर्ग से आती हूँ। दरअसल हम भारतीयों की पता है दिक्कत क्या है, हम वर्तमान में जब हमें निर्णय लेना होता है हम सही निर्णय नहीं ले पाते। अच्छा ये आ जाएगा तो भविष्य में ये होगा, अरे कहाँ मोदी जी को हिराने और मोदी जी को गिराने की बात आप लोग सोच रहे हो। जिसके भाग्य में ईश्वर ने आगे बढ़ना लिख दिया उसको कोई गिरा और हरा नहीं सकता है। सीधी सी बात तो ये है, जब ये आ रहा था इसको स्वीकार हमें करना चाहिए था। उसके बाद खुला एक निमंत्रण दिया गया था कि आओ अगर इसमें कुछ डिस्कस करना हम कर लेंगे, आगे भी हमारी बातचीत हो जाएगी। कभी हम इसमें ओबीसी की बात कर रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं कि इसमें ऐसा हो जाएगा, कभी हम कह रहे हैं उसमें राज्य की बात लेकर आ रहे हैं। यानी मुझ जैसी भारत की बेटी कहती है जब ऐसा होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी मेरी सोच होगी वैसी मुझे पूरी सृष्टि नजर आई।